ये कहानी मछली पकड़ने वाली नाव सलीटा से शुरू होती है, जो एक भीषण तूफान का सामना कर रही होती है। कप्तान विल और उसके दल के सदस्य जाल समेटने में संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र से अदृश्य प्राणी उभरता है, एक मछुआरे जॉय पर हमला कर देता है। विल ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो उस प्राणी को देख पाता है। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक और बड़ी लहर नाव को जोर से हिला देती है। सभी लोग जॉय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। प्राणी चुपके से नाव के नीचे से आकर उसे चिपक गया है। जब सलीटा वापस किनारे पर पहुंचती है तो जॉय की पत्नी बारबरा उसका इंतजार कर रही होती है। बाद में दो युवा मछुआरे डैनी और ड्रू इस दुखद घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैनी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी विल आ जाता है और कहता है कि मजाक बंद करो, क्योंकि वे जॉय के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। उसके साथ उसकी बेटी कारी भी होती है, जो चुपके से डैनी से प्यार करती है। जॉय के अंतिम संस्कार के दौरान विल डैनी के पिता बेन के पास बैठता है। विल खुद भी उलझा हुआ होता है, क्योंकि उसके दिमाग से वह प्राणी निकल ही नहीं रहा होता है जिसने जॉय पर हमला किया था। उधर कारी और उसकी दोस्त एरिन लड़कों के साथ एक द्वीप पर स्थित विल की केबिन पर चोरी छुपे जाने का प्लान बनाती है। कारी अपने पिता से चुपके से केबिन की चाबी ले लेती है। नाव पर ड्रू बताता है कि डैनी, कारी और एरिन को पहले जाना होगा, क्योंकि उसकी रात की शिफ्ट है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी मछली पकड़ने वाली लाइन बहुत तेजी से खींच रही है, जो असामान्य बात होती है। आखिरकार उसकी लाइन टूट जाती है। डैनी जाल खींचने में मदद करने की कोशिश करता है और इस दौरान एक मरा हुआ अल्बाट्रॉस पकड़ लेता है, जो उसके दोस्त को बहुत डरावना लगता है। इस हादसे की वजह से विल अपनी महीने की कमाई पूरी नहीं कर पाता, जो नाव की किस्त के लिए जरूरी थी। उसका कर्जदार रॉय, जो बहुत बदतमीज आदमी होता है, उससे झगड़ा करने लगता है। तभी विल का भाई जे आ जाता है और दोनों के बीच सुलह कराता है। जे विल को एक जीव विज्ञानी जॉर्डन के पास ले जाता है, जो मछलियों की अचानक कमी की वजह तलाश कर रही होती है। वह बताती है कि उसने एक बेहद जहरीली किस्म की शैवाल के नमूने खोजे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रू एक डंडा और टॉर्च लेकर पानी के पास जाता है। वह प्राणी थोड़ी दूरी पर नजर आता है और जिज्ञासा में वह और करीब जाता है। तभी वह प्राणी उसके सीने पर हरा थूक फेंक देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह प्राणी पहले उसका चेहरा चाटता है और फिर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन राय विल को चेतावनी देता है कि तूफान आने वाला है, और यह भी कि वह उसे नाव मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करने देगा। विल अपनी आखिरी बचत की कुर्बानी देता है और कहता है कि वह तूफान से दूर रहेगा। सलीता की ओर जाते हुए विल को ड्रू की गैर मौजूदगी का एहसास होता है। फिर उसे वही लाड़ दिखाई देती है जैसी उसने पहले नाव पर देखी थी। कुछ देर बाद जॉर्डन आती है तो विल मौके का फायदा उठाकर उससे राय मांगता है, मगर जीव विज्ञानी स्वीकार करती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। दोनों जब उस निशान को तलाशते हुए किनारे तक पहुंचते हैं तो पानी में कुछ तैरता हुआ देखते हैं। जॉर्डन चीख पड़ती है, क्योंकि वह एक इंसानी हाथ होता है। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्रू के टुकड़े पानी से निकाले जा रहे होते हैं। कोई यह नहीं समझ पाता कि किस तरह के जानवर ने यह हमला किया है। जे अपने भाई विल को सलाह देता है कि वह अभी मछली पकड़ने न जाए। उधर घबराई हुई एरिन किनारे पर संगीत सुन रही होती है कि अचानक नाव की रस्सी खींचने लगती है। वह रस्सी पकड़ने के लिए दौड़ती है। तभी एक भयानक जीव उस पर लार फेंककर हमला करता है। उसी समय तीन छोटी छोटी मछली उस बड़ी मछली क्रीचर लूक की पीठ से बाहर निकल आती हैं और एरिन को घेर लेती हैं। अब एरिन पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो जाती है। छोटी मछली क्रीचर लूकें उसे खाने लगती हैं। बेन कड़वे लहजे में कहता है कि उस समय मौजूद सभी ने कसम खाई थी कि वह सिर्फ एक शार्क थी। विल बार बार जोर देता है कि वह सच जानना चाहता है, और आखिरकार बेन स्वीकार करता है कि उसने भी कुछ ऐसा ही अविश्वसनीय देखा था, मगर फिर वह गुस्से में आकर इस विचार का समर्थन करने से इनकार कर देता है। डैनी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है कि उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी मछली लूक, जीव का बच्चा, दिखाई देती है। अजीब से जीव की तस्वीर खींचने के लिए वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। तभी वह मछली क्रीचर लूक अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसके हाथ को काट लेती है। घबराया डैनी एक पत्थर मछली क्रीचर लूक की तरफ फेंकता है और उसे डराकर भगा देता है। उधर विल जॉर्डन से प्रयोगशाला के नतीजों पर बात करने जाता है। एक जोड़ा पास खड़ी कार के बगल में खड़ा होता है और मछली क्रीचर लूक उन्हें घूर रही होती है। जॉर्डन समझाती है कि ये जानवर छिपने के माहिर होते हैं और कैमोफ्लेज के जरिए खुद को माहौल में छुपा लेते हैं। बातचीत के दौरान अचानक मछली क्रीचर लूक एक शाखा से कूदकर पास के जोड़े पर हमला कर देती है। विल तुरंत जॉर्डन को कार में बैठाकर बंदूक निकालता है और दूसरी कार की ओर बढ़ता है। वह मछली क्रीचर लूक को एक औरत का मांस खाते हुए पकड़ लेता है। मछली क्रीचर लूक घबराकर हैरान कर देने वाली फुर्ती से गोलियों से बचती हुई भाग जाती है। विल उसका पीछा करता है
ये पीछा समुद्र तट तक पहुंचता है जहां दो लोग आराम से मछली पकड़ रहे होते हैं। विल फायर करता है और लगभग उनमें से एक को घायल कर देता है। दूसरी तरफ कैरी डैनी के हाथ की हालत देखकर दहल जाती है जब वह अपने घाव को धो रहा होता है। डैनी उसे दिखाता है कि उसने मछली क्रीचर लूक की तस्वीर खींच ली है। विल चिंता में अपनी बेटी को बार बार फोन करता है। जे, जो पहले से घटना स्थल पर मौजूद होता है, अब अपने भाई से धैर्य खो रहा होता है। वह विल की कहानी पर विश्वास नहीं करता और पूछता है कि कहीं यह सब किसी मानसिक रोगी हत्यारे का काम तो नहीं जो मछली क्रीचर लूक का भेष पहनता हो। दूसरी तरफ कैरी महसूस करती है कि डैनी का घाव खराब होता जा रहा है। डैनी अस्पताल नहीं जाना चाहता। उधर हम देखते हैं कि स्थानीय रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है जब जे हमलों की जानकारी देता है और इस बात पर जोर देता है कि तूफान के कारण बाहर से कोई मदद जल्दी नहीं आ पाएगी। वह यह भी बताता है कि कुछ रिपोर्टों में किसी अजीब मछली क्रीचर लूक का जिक्र हुआ है। राय इस पर शक करता है और विल खुद स्वीकार करता है कि उसने कई बार उस मछली क्रीचर लूक को देखा है और जॉय की मौत के बारे में सबको असली सच बता देता है। तुरंत ही वहां हंगामा मच जाता है और राय विल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम भी अब बेन की बोतल से पीने लगे हो? ये सुनकर बेन अपने पुराने बयान पर फिर से सोचता है और विल की गवाही का समर्थन करता है। वह बताता है कि उसका दोस्त ड्यूक भी एक विशालकाय मछली क्रीचर लूक के हमले का शिकार हुआ था। ड्यूक की आखिरी बात यही थी कि उसने नाव के सामने एक मछली क्रीचर लूक देखी थी और फिर वह अचानक गायब हो गया। उसी समय बारबरा दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उसकी बहन ने फोन करके कहा है कि उसने पार्क में एक मछली क्रीचर लूक को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। कुछ लोग शक में पड़ जाते हैं मगर राय अब भी मानने से इनकार करता है। दूसरी तरफ कार्ली और डैनी को पता चलता है कि नाव गायब है क्योंकि एरिन भी लापता हो चुकी है। डैनी सोचता है कि एरिन नाव लेकर ड्रू का सामना करने चली गई है। इधर विल बेन का परिचय जॉर्डन से कराता है और चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि जॉर्डन समुद्री मछली क्रीचर के खतरे के बावजूद डाइविंग करने वाली है। जॉर्डन बताती है कि उसे इस मछली क्रीचर की रिसर्च करनी है और उसके डेटा के अनुसार ये मछली क्रीचर गहरे पानी में पाई जाती है। यह देखकर कि वह जॉर्डन को रोक नहीं सकता, विल उसकी मदद करने का फैसला करता है और बताता है कि इस इलाके में सबसे गहरी जगह को गोलियत फॉल कहा जाता है। तीनों वहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कार्ली केबिन के आसपास झाड़ियों में अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है। किस्मत से वह उस जगह नहीं जाती जहां छोटे मछली क्रीचर लूक एरिन की बची हुई बॉडी को खा रहे होते हैं। जे अब भी यही मानकर कि यह कोई जंगली जानवर है, राय और उसके दोस्तों के साथ मिलकर शिकार पर निकलता है। नाव पर जॉर्डन कहती है कि वह इस सोच से पूरी तरह असहमत नहीं है। जो उन्हें मछली क्रीचर लूक लग रहा है वह शायद किसी नई अज्ञात प्रजाति का जीव हो सकता है। बेन अब भी जोर देता है कि जिस जगह पर वे जा रहे हैं वहां डाइविंग करना पागलपन है, लेकिन जॉर्डन उसकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। तभी पार्क में जे को एक जानवर की लाश मिलती है और तबाही देखकर वह दंग रह जाता है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसका भाई सही ही कह रहा था। उनके समूह को पेड़ों के बीच से एक मछली क्रीचर लूक छुपकर देख रही होती है। जब उनमें से एक को मछली क्रीचर लूक की एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है तो वह मछली क्रीचर लूक उसके चेहरे पर जहरीली लार फेंकता है और उस पर झपटता है। जे और राय उस पर फायर करने ही वाले होते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वे एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। फिर जब एक आदमी अपने साथी की आंखें देखता है तो वह इतना डर जाता है कि वहीं उल्टी कर देता है। इसी दौरान राय एक पेड़ की शाखा पर बैठे मछली क्रीचर को देखकर फायर करता है। जे भी पहले उसके साथ गोली चलाता है मगर फिर उसे रोककर कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है। इस बीच डैनी के हाथ की हालत और बिगड़ती जा रही है और दुर्भाग्य से उनके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा और केबिन में कोई दूसरा फोन भी नहीं होता। पार्क में उनका एक और शिकारी एक लंबी जीभ से खींच लिया जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है जबकि वह किसी हमले से घसीटा जा रहा होता है। जे तुरंत उसका पीछा करता है और देखता है कि मछली क्रीचर उसे खा रहा होता है। यह बार मखलूका पूरी तरह नजर आती है, लेकिन जैसे ही जे गोलियां चलाता है वह फिर से पारदर्शी होकर डाल पर छलांग लगा देती है। जे चेतावनी देता है कि मखलूक रॉय की तरफ जा रही है। मखलूका दिखती है लेकिन अचानक उठकर अपनी जबान रॉय की गर्दन में लपेट लेती है और उसका दम घोंट देती है। जॉर्डन पानी से सही सलामत वापस आती है, लेकिन बुरी खबर लाती है कि उसे एक अंडा मिला है जो सिर्फ इसी मखलूकन का हो सकता है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा मखलूकें मौजूद हैं। कार्ली को भी डरावने सच का पता चलता है। एरिन के कपड़े का एक टुकड़ा उसे उसकी बची खुची लाश तक ले जाता है। कुछ ही देर में एक छोटा मखलूकन उनके पास पहुंच जाता है और डैनी की टांग में जबान लपेटकर उसे खींचने की कोशिश करता है। डैनी पूरी ताकत से खुद को पकड़ता है जबकि कार्ली एक भारी पत्थर लाकर मखलूका की जबान पर गिराती है। यह जबान गुलेल की तरह काम करती है
और मखलूका का सिर जोर से पत्थर से टकराता है। मिलने पर बहुत परेशान हो जाता है। जॉर्डन उसे बताती है कि उसने कार्ली को एरिन और डैनी के साथ नाव में जाते देखा था। यह सुनकर विल बहुत गुस्सा हो जाता है। बंदरगाह पर अब विल अपने भाई जे की चिंता करने लगता है, क्योंकि वह बारबरा के रेडियो संदेशों का जवाब नहीं दे रहा। विल जे को ढूंढने के लिए पार्क जाने का फैसला करता है। इधर कार्ली और डैनी केबिन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक और छोटा मखलूका उनके आसपास घात लगाए होता है। कार्ली घबरा जाती है, क्योंकि किसी को भी उनके वहां होने का पता नहीं। फिर बाहर से भारी सांसों की आवाज आती है। दूरबीन से वे पहाड़ी पर कई छोटे मखलूकों को देखते हैं, जो केबिन की खिड़की को घूर रहे होते हैं। कार्ली घबराकर डैनी से कुछ करने को कहती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करे। वह पूछता है, क्या विल के पास कोई हथियार है? कार्ली कहती है कि उसके पिता सिर्फ मछली पकड़ते हैं, शिकार नहीं करते। डैनी कहता है कि ये मखलूक मछली जैसे लगते हैं और विल के शिकार वाले केबिन की तलाशी लेता है। उसे हारपून और कई औजार मिलते हैं। दोनों मिलकर हथियार तैयार करते हैं और जाल बिछाते हैं। तभी एक मखलूक ऊपर की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। कार्ली एक हारपून लेकर उस पर झपटती है और उसे जमीन पर दबा देती है। मखलूक तेज आवाज में चीखने लगता है। डैनी कहता है कि ये आवाज मदद के लिए है, जैसे वह अपने साथियों को बुला रहा हो। कार्ली फिर एक चाकू लेती है और उसके शरीर के बीच वार करती है, जब तक वह शांत नहीं हो जाता। डैनी उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है। बाकी छोटे मखलूक उसकी आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं। डैनी पहले मखलूक को एक कांटे वाले हुक से जकड़ लेता है, जबकि कार्ली दूसरे को हारपून से मारती है। दोनों अपने अपने मखलूक से उलझ जाते हैं, जो बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि और मखलूक आ रहे होते हैं। डैनी अपने दूसरे हाथ से एक बिजली की तार खींचता है और उसे छत से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मखलूक अपनी जबानों से उसकी कलाई को पकड़ लेते हैं। वह कार्ली से मदद के लिए पुकारता है, जो एक मखलूक को मारकर उसकी पकड़ छुड़ाती है। तब डैनी तार को छत से टकरा देता है, जिससे ऊपर मौजूद सारे मखलूक झुलस जाते हैं। नीचे वाली मंजिल मखलूकों से भर जाती है। डैनी और कार्ली मजबूर होकर फिर ऊपर चढ़ते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक पर बेन तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वह मखलूकों को जमीन पर लाना चाहता है। बारबरा आती है और उससे विनती करती है कि यह पागलपन न करे, लेकिन अब यह उसकी इज्जत का सवाल बन चुका है और वह नहीं मानता। वह अपने ऊपर मरी हुई मछलियां मल लेता है ताकि मखलूक उसकी तरफ आकर्षित हों। बारबरा किसी अथॉरिटी से संपर्क करने की कोशिश करती है और रेडियो पर जे को बुलाती है, लेकिन जवाब में विल की रोती हुई आवाज आती है, जो अपने भाई की लाश देख चुका होता है। वह बारबरा को बताता है कि बेन ने खुद को पिंजरे में बंद कर लिया है और मखलूकों का इंतजार कर रहा है। जब बारबरा बाहर जाती है, बेन उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि मखलूका वहीं है, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं समझ पाती। मखलूका उस पर झपटता है और एक ही वार में उसका सिर उड़ा देता है। बेन डरकर मखलूका की पीठ में हारपून मारता है, लेकिन मखलूका उस पर झर फेंक देता है, जिससे वह तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। उधर जब मखलूकों का झुंड केबिन को पूरी तरह नष्ट कर देता है, कार्ली और डैनी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान पुराने फेरी तक पहुंचने का होता है। जैसे ही वे निकलते हैं, एक छोटा मखलूका उन पर हमला करता है। वह डैनी को गिरा देता है और कार्ली की गर्दन अपनी जबान से जकड़ लेता है। डैनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। डॉक पर विल और जॉर्डन बारबरा की मौत से हिल जाते हैं। बेन बच जाता है, क्योंकि मखलूका पिंजरे के पार उसे खा नहीं सकता था, लेकिन जहर ने उसे बेहद कमजोर कर दिया होता है। विल को पता चलता है कि उनका असली प्लान मखलूकन के शरीर में ट्रैकर लगाना था और वे इसमें सफल हो चुके हैं, लेकिन वह घबरा जाता है जब जीपीएस दिखाता है कि मखलूका उसी द्वीप की तरफ जा रहा है जहां उसकी बेटी है। विल और जॉर्डन तेजी से स्पीडबोट में द्वीप की तरफ बढ़ते हैं। उधर कार्ली और डैनी फेरी पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि रेडियो काम नहीं करता। उनके पास सिर्फ एक बीकन बचा होता है। जीपीएस के अनुसार मखलूकन और स्पीडबोट द्वीप के दोनों ओर से आ रहे होते हैं। जब विल और जॉर्डन उतरते हैं तो उन्हें एरिन की बची खुची लाशें मिलती हैं, जिससे वे और डर जाते हैं। डैनी बीकन चालू करता है और सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं। कार्ली और डैनी छिपने की जगह खोजते हैं और एक जोरदार दहाड़ सुनते हैं, जो बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। डैनी कार्ली को फेरी पर एक सुरक्षित जगह पहुंचाता है और कहता है कि वह जांच करेगा। जॉर्डन भी दहाड़ सुनती है और विल को बताती है कि यह शायद किसी पुकार का जवाब है। तभी बच्चों का एक झुंड उन पर झपटता है। कार्ली को एहसास होता है कि उसकी छिपने की जगह इतनी सुरक्षित नहीं है, जब वह दीवार के एक हिस्से से अजीब आवाज सुनती है। वह धीरे धीरे पास जाती है तो एक चिपचिपा पंजा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कार्ली को पता चलता है कि उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया है कि अब वह खोल नहीं पा रही। बाहर डैनी वयस्क मखलूकन के सामने आ जाता है और करीब करीब गोली लगने वाला होता है। वह बताता है कि कार्ली सुरक्षित है और उनकी तरफ मार्गदर्शन करता है, लेकिन जॉर्डन महसूस करती है
कि ट्रैकर की बीप बहुत तेज हो रही है। तभी मखलूकंग अपनी जबान से डैनी को पकड़ लेता है। कार्ली की चीखें सुनकर विल दौड़ता है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कार्ली ने सारे बच्चों को खुद ही मार दिया है। जीपीएस दिखाता है कि मखलूका नाव के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जल्द ही एक भयानक सच पता लगाते हैं कि मखलूका ने नाव में दर्जनों अंडे दिए हैं। अब उन्हें न सिर्फ भागना है बल्कि सब कुछ नष्ट भी करना है। विल को कई ज्वलनशील टैंक मिलते हैं और वह जल्दी से एक पुरानी कार से पेट्रोल भी निकालता है। जब वे बाकी जाल तैयार करते हैं, जॉर्डन चेतावनी देती है कि बड़ी मखलूकन नीचे आ रही है। विल जॉर्डन से कहता है कि कार्ली को नाव पर ले जाओ और खुद मखलूकन का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही वह फ्यूज जलाता है, मखलूक अपनी जबान से उसका पैर पकड़ लेती है। विल सिर्फ इसलिए बचता है क्योंकि उसके मुंह में सिगार होता है, जिसकी आग से वह मखलूक की जबान जला देता है। बाहर कार्ली अपने पिता को मरते देखकर घबरा जाती है, लेकिन जल्द ही वह पीछे से आ जाता है और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर हंसी में चढ़ाता है। कुछ दिन बाद विल एक नई नाव खरीद लेता है और अब उसकी बेटी और उसकी नई दोस्त जॉर्डन उसके क्रू का हिस्सा बन जाते हैं।